एंटरप्रेन्योरशिप। आजकल के लड़के लड़कियां बहुत से काम करना चाहते हैं, बिजनेसेस करना चाहते हैं। उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम किस तरह से इसको रजिस्टर्ड करवाएं, हमें कौन कौन से टैक्सेस देने पड़ेंगे, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यंग एंटरप्रेन्योर जो कि इन सारे सवालात के जवाब लेंगे। वेलकम अलीज़ और रेज़। अलीज़ और रेज़ बेसिकली पीची के नाम से अपना बिजनेस कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Imran bhai, what's the registration process to register a company here in Pakistan? जो लोग अब रजिस्ट्रेशन के लिए आना चाहते हैं उसमें पाकिस्तान में 3 किस्म के बिजनेसेस रजिस्टर्ड होते हैं। एक तो ये है कि आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाए। दूसरा ये है कि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई 1 से ज़्यादा लोग। 2 से 20 तक वैसे कानून में जो प्रोविज़न दी गई है वो 2 से 20 लोगों की प्रोविज़न है। उसके बाद आ जाती है फिर कंपनी। अक्सर लोगों को बड़ा शौक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो नाम ही वाले देते हैं आगे कंपनी का, तो उनको कंपनी की रजिस्ट्रेशन का कोई आइडिया नहीं होता। देखिए ये 3 किस्म की रजिस्ट्रेशन हो सकती हैं आप जिसमें अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। हम लोग रिकमेंड ये करते हैं कि जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं स्टार्ट में बेशक इंडिविजुअली रजिस्टर्ड करें, एनटीएन बनाएं और रजिस्ट्रेशन करवा के अपना काम शुरू कर दें, बैंक अकाउंट ओपन कर लें। लेकिन उसके बाद जब आपकी ग्रोथ हो जाए या आप किसी ऐसे लेवल पे आ जाए जहाँ पे आपको अपना नाम रिजर्व करना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मेरा नाम कोई यूज़ ना करे, तो फिर जाएँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, फिर कंपनी में चले जाएँ। कंपनी में बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी कुछ स्टैट्यूटरी फाइलिंग है, तो वो एक आगे की लंबी बहस है। लेकिन जो स्टार्ट में रिकमेंडेशन है वो सोल प्रोप्राइटर है कि आप इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हों और अपना बिजनेस शुरू करें। और इसके साथ जी कोई लीगल फीस वगैरह अटैच है जो हम एवरी एंटरप्रेन्योर हैज़ टू गो थ्रू? देखें जहाँ तक बात है सोल प्रोप्राइटर की, इसका तो सिंपल एक एनटीएन बनना है जिसकी कोई गवर्नमेंट की फ़ी नहीं है। इसी तरह से अगर आप पार्टनरशिप में जाते हैं तो वो आपको स्टैम्प पेपर वगैरह जिस पे आप अपनी डीड रजिस्टर्ड करवाएंगे उसका एक्सपेंस होगा। अदर देन दैट गवर्नमेंट की कोई स्पेसिफिक फ़ी नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में शेयर कैपिटल के हिसाब से एसईसीपी फ़ी चार्ज करता है। जितना आप कैपिटल ज़्यादा रखेंगे उतनी उसकी फ़ीसें हैं। अच्छा, उसकी मिनिमम फ़ीस भी है। फॉर एग्जांपल आप नाम चेक करना चाहते हैं कि मैं जो नाम रखना चाह रहा हूँ ये अवेलेबल है कि नहीं, उसकी एक फ़ी है। उसके बाद आप जब डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं उसकी एक फ़ी है। फिर आपका कैपिटल कितना है उस कैपिटल के हिसाब से उनकी फ़ी बढ़ती जाती है। जितना आप कैपिटल बढ़ाते जाएंगे उतनी उनकी फ़ी बढ़ती चली जाएगी। तो एसईसीपी की फ़ीस है। इसके बाद अगर आप आईपीओ में जाते हैं, अपना नाम रिजर्व करवाते हैं, कॉपीराइट करवाते हैं, ट्रेडमार्क में जाते हैं, तो उनकी कुछ फ़ीसें हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ये कुछ चंद हज़ार की अमाउंट में रहती हैं फ़ीसें, अदर देन कंपनी की एसईसीपी की फ़ी। उसमें चूँकि कैपिटल की अमाउंट इन्वॉल्व होती है तो जहाँ कैपिटल इन्वॉल्व होगा वहाँ पर फ़ी बढ़ जाएगी। तो ये सिलसिला होता है। और इसके साथ साथ जी अगर कुछ एंटरप्रेन्योर स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कि मैं क्या कहते हैं अगर किसी आईटी फील्ड से रिलेट करता हूं तो वो हम अगर एक आईटी कंपनी रजिस्टर कराते तो इज़ द प्रोसेस डिफरेंट और द सेम? भी जो है ना बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो ये समझें कि बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन की बुनियाद है एनटीएन, नेशनल टैक्स नंबर। पहली बुनियाद है जहाँ पे अपना नाम, एड्रेस और ईमेल और मोबाइल नंबर वगैरह दे के रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है वो सेम है तमाम बिजनेसेस के लिए। आप आगे जाके सिलेक्ट करेंगे, एफबीआर की वेबसाइट पे ऑनलाइन ही ये सारा सिस्टम दिया गया है जहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि मैंने बिजनेस सेक्टर कौन सा रखना है, आप किस सेगमेंट में काम करना चाहते हैं। जैसे आपने भी मिसाल दी आईटी अब एक ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का वॉल्यूम वैसे ही बहुत स्पीड से बढ़ा है पिछले चंद सालों में। अगर आप पिछले 10-12 साल का डाटा उठाएँ तो मेरा ख्याल है कि आईटी सेक्टर शायद 3-4 नंबर पर आ गया है पाकिस्तान में। उसमें आईटी सेक्टर में गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स भी देती है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार वो सिमिलर है, वो उसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब तीनों टाइप्स ऑफ बिजनेस जो मैंने अभी बताए हैं आपको, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप या कंपनी, तीनों में प्रोसीजर सिमिलर है, उसमें प्रोसीजर का कोई फ़र्क नहीं। इसके साथ इमरान भाई कोई ईज़ आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सके या द प्रोसेस इज़ द सेम के थ्रू हमें रिसोर्स ही जाना पड़ेगा? अच्छा नहीं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिस्ट्रेशन जो है ये सारी है ही ऑनलाइन। आप एनटीएन बनाते हैं, एफबीआर की वेबसाइट पे जाके एनटीएन बनाते हैं। आप पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करते हैं, उसका भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से एक पूरा सिस्टम मौजूद है, वहाँ पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपकी एसईसीपी की फॉर्मेशन के साथ ही आपका एनटीएन भी बन जाता है। तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये मैनुअल तो रहा ही नहीं, किसी भी ऑफिस जाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपका जो सारे का सारा सिस्टम है रजिस्ट्रेशन की हद तक वो सारा ही ऑनलाइन है। और उसमें मैंने आपको बताया कि फ़ीस भी कोई ख़ास नहीं है सच। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में तो कोई फ़ीस नहीं है। जो कंपनी में है वो उसकी फ़ी भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं।
तो ये कोई इशू नहीं है सच। इसके अंदर इमरान भाई व्हाट्स द टैक्सेशन पॉसिबिलिटी, अगर किसी हम आईटी कंपनी के अंदर हम अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो हम, एक तो इट्स अ 2 पार्ट क्वेश्चन कि हमें उसका इंसेंटिव क्या है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि हमें क्या कहते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या फॉलो अप करने पड़ते हैं। देखिए जो बात है ना, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि टैक्सेशन के हवाले से किसी भी बिजनेस ने कौन कौन से टैक्सेस देने हैं। इसमें आप एक चीज़ समझिए कि कुछ जगहों पे गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, जैसे बेनिफिट आईटी एक्सपोर्ट सेक्टर को दिया गया है, उसकी कुछ प्री कंडीशंस भी हैं। आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप जब एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लेके आएंगे तो आमतौर पे एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पे 1% ऑफ द वैल्यू टैक्स है जो कि बैंक विदहेल्ड कर लेगा एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट। लेकिन अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो वो 1/5 रह जाएगी, यानी सिर्फ 0.25% रह जाएगी आपकी वैल्यू। ये जो बेनिफिट दिया गया ये बेसिकली दिया गया है कि जब आप ज़र मुबादला लेके आते हैं, देखिए डॉलर्स का शोर बड़े सुनते हैं कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स देनी है, IMF ये वो, तो इस किस्म की चीज़ों में गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। इसी तरह कुछ जगहों पे आपको जोन एंटरप्राइजेज में जाके बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोलते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाते हैं, उसमें हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। आप किसी जोन में चले जाते हैं, किसी इंडस्ट्रियल जोन में जाते हैं, IT पार्क्स गवर्नमेंट बना रही है, जैसे लाहौर में एक अरफा क्रीम के नाम से बना था, उसकी अब एक सुनने में आ रहा है कोई एक्सटेंशन भी बन रही है। तो ऐसी जगहों पर गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है टैक्सेशन के। लेकिन अगर आप नॉर्मल बिजनेस में रजिस्टर्ड होते हैं ना एज ए एंटरप्रेन्योर, तो आपको ये देखना है कि जो टैक्सेशन है वो नॉर्मल जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है वही आपको देना है, और उसको पहले से समझ लेना चाहिए। आपका टर्नओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 100 मिलियन का एक बैरियर, जब आप 100 मिलियन के बैरियर को क्रॉस करते हैं तो आपको मिनिमम टैक्स देना होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको प्रॉफिट है या लॉस है। अब उससे नीचे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल में अपनी इनकम पे टैक्स देंगे ना, लेकिन अगर आप मिनिमम थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएंगे फिर आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स देनी पड़ेगी, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में रेट 1.25% ऑफ टर्नओवर है, जो कि आपको लाजमी देना है। तो ये जो टैक्सेशन के हवाले से एक कॉमन आती है ना चीज़ कि जी हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो हमें बेनिफिट क्या होगा। देखिए बेनिफिट्स आपको अगले स्टेप पे होंगे जब आप फाइलर हो जाएंगे। फाइलर होने के बाद जो बेनिफिट्स हैं वो बैंक में बेनिफिट्स हैं, वो एसेट्स की सेल परचेज में बेनिफिट्स हैं, उसके अलावा और काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट में कहें कि जैसे IT सेक्टर में मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज सब्सिडाइज टैक्स रेट है उस पर, लेकिन सारी जगहों पे ऐसा नहीं है। तो जो नॉर्मल टैक्सेशन है वही अप्लाई करेंगे नॉर्मल बिजनेस। इमरान भाई इसके अंदर द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि व्हाट डू यू रिकमेंड एज अ न्यूबी एंटरप्रेन्योर, जो बंदा अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको इस प्रोसेस से गुजरना चाहिए, और ही शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द कंपनी फर्स्ट एंड देन कम बैक टू द रजिस्ट्रेशन इन दिस प्रोसेस? देखिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये। बेसिकली 2 इदारे ऐसे होते हैं दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में, जो बिज़नेस करने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारा ट्रस्ट नहीं है इदारों पे, तो हम उनसे खौफजदा रहते हैं। पहला इदारा आपका बैंक है। देखिए बैंक आपका एक फ्री का कैशियर है जो शाम को हिसाब किताब मिला के आपको पूरा खाता दे के जाता है, आपका लेजर टैली करके जाता है और गलती भी नहीं करता। दूसरा इदारा FBR है या टैक्सेशन एजेंसी, दुनिया में कोई भी हो। ये क्या करते हैं, ये आपकी बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर मेंटेन करते हैं। हम लोग कोशिश करते ये हैं कि हम इन दोनों से बचना शुरू कर देते हैं। ट्रांजैक्शंस कैश में करना शुरू कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते नहीं है कि FBR को बताना ना पड़े। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगहों पे बहुत ही कम टैक्स है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप अपने बिज़नेस को स्ट्रीमलाइन कर दें। सारा बिज़नेस बैंक से करें, सेफ रहें, सिक्योर रहें, पूरा डिक्लेयर करें FBR को, उसमें मैनेज करें, उसको अपने प्रॉफिट्स को मैनेज करें, अपनी टैक्सेशन को मैनेज करें। पहले से डिटर्मिन कर लें कि हमारी कॉस्ट क्या आनी है, इससे एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं वो क्या आनी है। लेकिन डरना नहीं चाहिए। बेसिकली हम लोग डरते हैं कि पता नहीं कितना टैक्स लग जाएगा, पता नहीं कितनी अमाउंट हमें देनी पड़ जाएगी। FBR का एक है, हरेसमेंट का एक सीन है ज़रूर। ये ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि जी बिल्कुल कभी नोटिस ही नहीं आएगा आपको, या कोई FBR ऑफिशियल आपको तंग ही नहीं कभी करेगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जैसे सिस्टम चल रहे हैं आप जानते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि मैनेज कर लें। उसका सबसे बेस्ट तरीक़ाकार मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि प्रॉपर अकाउंट्स बनाएं अपने। आप कोई भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अपने प्रॉपर अकाउंट्स को मैनेज करें। किसी प्रोफेशनल को हायर कर लें, यकीन करें कोई ख़ास उसकी कॉस्ट नहीं पड़ती आपको। अगर आप साल के बाद डिटर्मिन करते हैं ना कि मैंने किसी अच्छे प्रोफेशनल को अपना अकाउंट दिया है और उसने मेरी टैक्स रिटर्न फाइल की है, तो आप यकीन करिए कि 99% चांस है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसको मैनेज अच्छे तरीके से करवाइए। तो ये जो खौफ है ना, बिला वजह का ये खौफ हमने अपने सर पे सवार किया हुआ है, और हम इन दोनों इदारों से बचते हैं, बैंक से भी बचते हैं और टैक्सेशन एजेंसी से भी बचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप मैनेज कर लें,
तो आप अच्छे तरीके से इन दोनों को हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इमरान भाई, अगर आपके जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर दे वांट टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान, डज द गवर्नमेंट हैव द प्रोसेस टू हेल्प देम टू डू सो? एक तो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, नॉन रेजिडेंट पर्सन। ओवरसीज़ पाकिस्तानी दो किस्म के होते हैं। एक वो जिनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है, कभी आए नहीं पाकिस्तान, और उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कार्ड भी नहीं बनाया हुआ अपना, जिसको हम नाइकॉप या मेरा ख्याल उसका POC बोलते हैं, पाकिस्तान ओवरसीज़ कार्ड। अब अगर तो आपका डेटाबेस मौजूद है नादरा में, आपने इनमें से कोई भी कार्ड बनाया हुआ है, आपका नाइकॉप बना हुआ है या POC बना हुआ है, दोनों सूरतों में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी क्योंकि आप डेटाबेस में मौजूद हैं। देखिए, जब आप FBR की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन करते हैं तो वो रिक्वायर करता है आपसे आपका नेशनल ID कार्ड नंबर। अब वो नाइकॉप हो, POC हो या CNIC लोकल हो, वो दोनों सूरतों में आपको डाटा देगा जो कि नादरा से फैच करेगा वो। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि ओवरसीज़ जो ऐसे लोग हैं जो नॉन रेजिडेंट भी हैं और वो नॉन पाकिस्तानी हैं, मतलब दूसरी नेशनलिटीज़ वाले लोग हैं। तो आप देखिए, अगर आप अपने ये फैसलाबाद सिटी की एग्जांपल लें तो फैडमिंग में बहुत सारे यूनिट्स लगे हैं जो कि चाइनीज़ और मुख्तलिफ कंपनीज, टर्किश कंपनीज है, कोरियन कंपनीज है जिन्होंने लगाए हैं। अब उनकी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में कुछ थोड़ी सी वेरिफिकेशन हैं जो इंटीरियर मिनिस्ट्री से होके आती हैं, और उसके बाद उन लोगों का डाटा जनरेट किया जाता है नादरा में, उनका डाटा एंटर किया जाता है और उसके बाद उनके NTN बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस मौजूद है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी मौजूद है और उनको बिज़नेस करने की इजाज़त भी है। इसके अलावा ओवरसीज़ जो कंपनीज़ हैं वो भी बिज़नेस कर सकती हैं, मतलब जो कंपनीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, बाहर की कंपनीज़ हैं लेकिन वो पाकिस्तान बिज़नेस करना चाहती हैं, उसका भी प्रोसीजर मौजूद है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी आपको उसकी प्रोविजंस के तहत अलाउ करता है और डिटेल बताता है कि किस तरीके से वो काम किया जा सकता है। तो अगर कोई ऐसा बंदा जो कि पाकिस्तान नेशनल नहीं है, पाकिस्तान में काम करना चाहता है, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है, उसका एक तरीक़ाकार है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी लंबी होती हैं, मतलब उनको थोड़ा सा एक तरीके से गुजारना पड़ता है, लेकिन ये सिस्टम मौजूद है, वो कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मैंने आपको बता दिया, उनका ईजी है कि अगर उनका नादरा में डाटाबेस आ गया है तो दे कैन ईजीली फॉर्म एनी बिजनेस इन पाकिस्तान। इसके इमरान भाई, इज देयर अ सर्टेन टाइमलाइन अटैच्ड टू इट? इज रजिस्ट्रेशन ठीक है फॉर डिफरेंट एंटिटीज़, कंपनीज होगी जिस तरह आपने डिस्कस किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, तो एनी स्पेसिफिक टाइमलाइन आपके ख्याल में? देखें, जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है ना, जैसे मैंने बताया, वो तो बुनियाद है NTN। अब NTN बनाना कोई लंबा काम नहीं है, ये FBR की वेबसाइट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, विद इन मिनट्स आप बना लेते हैं। NTN बनाने का मतलब है कि आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगला प्रोसेस आता है कि आप अगर कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। अच्छा, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी अभी कुछ दिन पहले तक बिल्कुल इसी तरह ऑनलाइन था और विद इन मिनट्स ही हो जाता था, लेकिन इन्होंने अभी 7 मार्च को एक नया SRO जारी किया है 350, उसके तहत इन्होंने उसकी प्री वेरिफिकेशन कर दी है मैंडेटरी कुछ लोगों पे, सब पे नहीं, वो नॉन मैन्युफैक्चरर्स हैं और अदर देन कंपनीज हैं, तो वो कुछ लोगों पे जो वेरिफिकेशन मैंडेटरी की। अब ये होगा कि आप सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो उसको वेरीफाई करेंगे, आपके एड्रेस को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपके यूटिलिटी कनेक्शन को, ये 3-4 चीज़ें उनके स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को वेरीफाई करने के बाद आपके बैंक अकाउंट को भी, उसके बाद आपको वो रजिस्ट्रेशन ऑर्डर इशू कर देंगे। और इसी तरह से कंपनी है, कंपनी में थोड़ा सा प्रोसीजर इसलिए लंबा हो जाता है कि पहले आप उसका अवेलेबिलिटी ऑफ नेम लेते हैं, उसके बाद उसके मेमोरेंडम आर्टिकल तैयार करते हैं, फिर वो फाइलिंग करते हैं, फिर उसकी अप्रूवल देते हैं। तो वो थोड़ा सा प्रोसीजर आप कह लें कि 8-10 दिन का प्रोसीजर है। तो लेकिन ये कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि मंथ्स ले जाए या बहुत लंबा हो या बहुत मुश्किल हो, ये इजीली मैनेजेबल है। ये तो डिस्कशन होगी इमरान भाई हमारे सारी एंटिटीज़ के ऊपर एक कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, क्योंकि हमारी यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल्स को कंसिस्ट कर रही है और वो फ्रीलांसर कैटेगरी के अंदर बड़े लोग आ रहे हैं और वो इंडिविजुअली काम कर रहे, उनके लिए क्या इंसेंटिव है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, इंसेंटिव तो मैंने आपको बताया कि जो सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन है उसका इंसेंटिव तो बाद का है कि अगर वो बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। देखिए, बिज़नेस करने के बाद आपने करना क्या होता है, आपने ऑब्वियसली कोई एसेट लेना है, कोई काम करना है, कोई बैंक अकाउंट खोलना है, ट्रैवल करना है, तो आपको हर जगह पे फाइलर नॉन फाइलर के जो डिफरेंसेस हैं वो मिलेंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया कि IT सेक्टर में अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी है, या मखसूस आप सॉफ्टवेयर पार्क्स में जाते हैं उन पे भी टैक्स के बेनिफिट्स हैं, वो स्पेसिफिक हैं। सिंपल इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो वो ये ना सोचे कि मुझे फौरी तौर पे बेनिफिट क्या मिलेगा, वो अपनी स्टैट्यूटरी फाइलिंग करे, NTN ले, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करे,
अपना जो टैक्स उसके ज़िम्मा बनता है उसको अदा करे, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जनरेट करे। क्योंकि कल को जब उसने कोई चीज़ लेने जाना है ना, तो उसके पास अगर वाइट मनी नहीं होगी, वो पैसा बिजनेस से जनरेटेड नहीं होगा, तो वो बहुत परेशानी होगी उसको। तो इसलिए बेहतर है कि अपने जो अकाउंट्स है उनको मैनेज करें। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अकाउंट्स को मैनेज करके अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, और जो टैक्स बनता है वो टैक्स अदा करने से घबराना नहीं चाहिए। टैक्स देखिए आपने देना है अपने प्रॉफिट पे, अपनी सेल्स पे नहीं देना, रिसीट्स पे नहीं देना। आपने उसमें से अपने बिजनेस एक्सपेंसेस लेस करने हैं, वो अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं, उनको लेस करें। और उसके बाद जो आप फाइल करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न के बाद आपकी वाइट मनी भी जनरेट हो जाएगी, और जो कल को आने वाली मुश्किलात हैं जो आज उनको पता ही नहीं है, वो उनसे भी बच जाएंगे। उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी उनके लिए यही है, और हल भी यही है कि वो प्रोफेशनल अच्छे किसी कंसल्टेंट को हायर करें और उससे अपना ये सारे का सारा अकाउंट मैनेज करवाएं और टैक्स रिटर्न फाइल करें। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके बाद। तो इमरान भाई, ये तो हमारे इंडिविजुअल्स भी कवर अप हो गए इसके अंदर। अब आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज जोन्स, जिस तरह इंडस्ट्रियल जोन्स डिफरेंट जगह पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। फेडमिक हो गया, देयर इज वन इन फैसलाबाद, हमारे क्या कहते हैं M3 मोटरवे के ऊपर, M2 मोटरवे के ऊपर देयर इज अनदर वन जो कि बन रहा है, कायदे आज़म, आई थिंक सो दैट्स द नेम। और डिफरेंट अभी क्या कह रहे हैं सॉफ्टवेयर पार्क्स की भी डिस्कशन चल रही है हमारे मुल्क में। इनका क्या बेनिफिट है हमारे लोगों के लिए इधर? देखिए, जोन्स जब बनाए जाते हैं ना, ये बेसिकली जो फेडमिक की आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली CPEC का एक पार्ट है। तो ये CPEC का एक पार्ट होते हुए इस पे मुख्तलिफ बेनिफिट्स दिए गए थे, जो कि 10 साल टैक्स हॉलीडे तक थे, और वन टाइम प्लांट एंड मशीनरी की इम्पोर्ट पे 100% वेवर था ड्यूटी टैक्सेस का। तो ये बेनिफिट्स तो हैं। देखिए, आप अगर कैलकुलेट करने जाएँ ना, तो सेल्स टैक्स का रेट तकरीबन 17-18% है, पहले 17 था, अब 18 है। उसके बाद आप इनकम टैक्स का रेट देखें, फिर ड्यूटीज़ देखें, कस्टम ड्यूटीज़। तो अगर आप प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करने जाते हैं तो 40-45%, 50% तक आपको बेनिफिट मिल जाता है एट द टाइम ऑफ जब आप उस यूनिट को लगाने जा रहे हैं, उसी टाइम पे वो बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, उसके बाद जो आपकी इनकम है वो 10 साल तक टैक्स एग्जम्प्ट है, कई जगहों पे 5 साल है। इसी तरह से जैसे सॉफ्टवेयर पार्क्स बनते हैं उन पे फिर स्पेसिफिक SROs आ जाते हैं, उनमें भी यही बेनिफिट्स दिए जाते हैं इस किस्म के। तो ये जो जोन्स हैं, जोन्स का अपना एक बेनिफिट तो है, जो कि वहाँ पे जाके जो लोग रजिस्टर होते हैं, फिर आपको पता है वहाँ पे लैंड भी एक स्पेसिफिक प्राइस पे मिलती है, और वो मिलती भी आपको ओवर अ पीरियड है, इंस्टॉलमेंट्स में आपने पैसे देने हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जोन्स थोड़े से एज ले जाते हैं आम बिजनेस में, जो आप किसी भी ऑर्डिनरी किसी भी स्टेट में जाकर रजिस्टर्ड करवाते हैं या किसी भी जगह पे जगह लेके यूनिट लगाते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो आपका क्वेश्चन है, ये ज़्यादा रेलिवेंट है टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स। जो हमारी डिस्कशन ज़्यादा हो रही है वो एंटरप्रेन्योरशिप, जो वो ट्रेडिंग सेक्टर या रिटेल सेक्टर या सर्विस प्रोवाइडर्स में है, तो उनमें जोन्स उस तरह से शायद एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर पार्क जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में चले जाते हैं या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि उसकी अम्ब्रेला के अंडर आती है, तो देन यू हैव दोज बेनिफिट्स। तो इमरान भाई, इसके साथ ये खैर ये मेरा कुल सवाल थोड़ा हटके होगा, बिकॉज आपने ये डिस्कशन की कि लोग यहाँ डरते हैं, टैक्सेशन से डरते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट अदारों के पास जाने से डरते हैं, बैंकों से डरते हैं, देयर इज अ डिलेमा। तो वो आपके ख्याल में व्हाई इज दैट रीज़न हियर इधर लोगों के अंदर? हरेसमेंट है, टैक्सेशन का खौफ है, और हम लोग पूरा टैक्स नहीं देना चाहते कि कोई भी नहीं दे रहा जी। ये एक बड़ा सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का ये है कि जी वो मेरे साथ बैठा हुआ दुकानदार है या मेरा हमसाया है या मेरा ही दोस्त है, वो तो कुछ नहीं दे रहा, टैक्स भी नहीं दे रहा, उसको पूछता भी कोई नहीं है। मैंने NTN नंबर लिया था, मुझे नोटिस भी आ गया, मुझे सब पूछ रहे, मेरा बैंक अकाउंट भी पकड़ा गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली एक्यूमुलेट हुई हैं इन्हीं प्रैक्टिस की वजह से। लेकिन मैं इसमें आपको, जैसे मैंने बड़ी डिटेल से बताया ना, कि अगर आप मैनेज कर लें अपने अकाउंट्स को, अपने बैंक को, अपने हिसाब किताब को, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप कोई हमारे यहाँ अक्सर होता क्या है, वो जो मेरे दोस्त की कोई पेमेंट आनी थी, मैंने अपने अकाउंट में ली, क्यों ली भाई, उसका फिर टैक्स भी तू दे। तो अक्सर औकात हम इस किस्म की गलतियाँ कर जाते हैं, तो हमें उन गलतियों से बचना है। उन गलतियों से बचने का तरीकाकार मैंने आपको ये बताया कि किसी अच्छे प्रोफेशनल को हायर करें ताकि आप इन प्रॉब्लम में आए ही ना। टैक्सेशन और बैंक दोनों चीज़ें बेसिकली देखें, FBR के पास क्या मैकेनिज़्म है आपकी इनकम को डिटरमिन करने का? कोई मैकेनिज़्म नहीं है। हमारे मुल्क में सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है, यानी आप खुद बताते हैं कि ये मेरी सेल्स है, ये मेरे एक्सपेंसेस है, ये मेरी इनकम है और ये मेरा टैक्स है, ये आप बता रहे हैं। FBR के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है। फिर FBR उसको जब चेक करता है, उसके पास क्या तरीक़ाकार है, वो आपका कोई ऐसा एक्सपेंस जो कि पक्का एक्सपेंस है आपने किया है वो पकड़ लेगा, या आपका बैंक अकाउंट पकड़ लेगा। तो बैंक अकाउंट में जो पेमेंट आ रही है, अगर वो मैनेज्ड है, वो जितनी भी आ रही है, जितना भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें मैनेज हो सकता है। उसके बड़े तरीक़ाकार है मैनेज करने के। अगर बैंक अकाउंट मैनेज है ना आपका, और उसके बाद आपने अपना पूरी डिक्लेरेशन प्रॉपर तरीके से फाइल की है अकाउंट बनाने के बाद,
तो इन दोनों चीज़ों से आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ये परेशानियाँ उन्हीं लोगों के लिए जो इन चीज़ों को मैनेज नहीं करते। इसमें ये बात आपकी ज़रूर वैलिड है कि कुछ आंसर हरेसमेंट का ज़रूर है। नोटिस आते हैं उन्हीं लोगों को जिन्होंने टैक्स नंबर लिए हुए हैं। जिन लोगों ने टैक्स नंबर ही नहीं लिया हुआ उनको मोस्टली नोटिस ही नहीं आता। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, डेटाबेस बड़ा अच्छा अवेलेबल है एफबीआर के पास, सिंक हो गया हुआ है आपस में नादरा, एक्साइज, प्रॉपर्टीज़ का डाटा, ट्रैवल हिस्ट्री, इवन अब आप देखें कि आप करेंसी भी लेने जाते हैं कहीं से तो वो आपकी बायोमेट्रिक करते हैं, वो भी डाटा एफबीआर के पास मौजूद है। तो ऐसा ऐसा चीज़ें सिंक हुई जा रही हैं और ये फ्यूचर में आप देखिएगा कि ये सारे का सारा सेटअप, ये जो लोग कहते हैं ना जी उसको तो किसी ने नहीं पूछा, तो वो भी अब पूछने वाले टाइम में शामिल हो रहे हैं। तो थैंक यू इमरान भाई, आज की हमारी डिस्कशन वैसे काफ़ी अच्छी और डिटेल्ड होगी और इसके अंदर लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल गए, मेरे लिए भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स एज एन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योर इवन इन फैक्ट। मुझे थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इस गुफ्तगू से मेरा ख्याल है एंटरप्रेन्योर्स जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनके तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे उनको।